प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। प्रार्थना मुद्रा, प्रार्थना भाव, सांसें लेकर ओमकार और प्रार्थना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। प्रणाम हितेश भाई। हेलो सुमेधा। प्रणाम। Yes. तो सभी का स्वागत है क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑन नेचुरल फार्मिंग विद हितेश भाई। तो आज सुमेधा हमारी टीम मेंबर और वॉलंटियर ये प्रश्न पूछेगी ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन। सभी के बिहाफ पे ये प्रश्न पूछेगी। तो शall we स्टार्ट बेटा? ओके, यस मैम। सुमेधा अपना परिचय दे दो थोड़ा और तुम शुरू कर दो। हाँ मैम। नमस्ते सभी को। अ, नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम सुमेधा है और मैं अभी बैंगलोर में अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, मैं कॉलेज में हूँ। तो अ, मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ। जी। पहला सवाल है प्रदीप अग्रवाल जी का। सिंट्रोनेला को मॉस्किटो के लिए कैसे यूज किया जाए? उन्होंने अपने पौधों में ये उगाया है, पर फॉगर एंड इंसेक्टिसाइड उनको अभी भी यूज करना है, तो इस पे उनको गाइडेंस चाहिए थोड़ा सा। अ, देखिए, कोई भी जो परफ्यूमरी प्लांट है उनके पत्तों के अंदर जो है वो परफ्यूम मतलब एसेंशियल ऑयल रहता है। तो अगर उसका एसेंशियल ऑयल आपको चाहिए तो हर रोज आपको एक आध दो पत्ते उसके तोड़ के उसको थोड़ा हल्का सा क्रश करके आपको मकान में या आपके जो बेड सीट है उसके पास या जहां से एरेशन आ रहा है उस जगह पर अगर आप रख दोगे तो उसका जो परफ्यूम है उसमें हवा में घुलकर वो साथ में आता रहेगा। अगर सीधा पौधा आप रखोगे तो उसकी इफेक्ट इतनी ज्यादा नहीं आएगी। तो आपको कुछ कुछ पत्ते तोड़ तोड़ के आपके पास जितने पत्ते उसके हिसाब से आप तोड़ के रखेंगे तो उसका इफेक्ट जो है वो आपको ज्यादा मिलेगा। जी, नेक्स्ट। जी। अगला सवाल है, केवड़े के पौधे लगे हैं पर उसका कैसे यूज करना है नहीं पता। देखिए, देसी केवड़ा है वो तो बहुत ही बड़ा होता है और केवड़ा में जो फ्लावर है वो एक पर्टिकुलर सीजन में ही आते हैं। तो उसका केवड़े का जो इम्पोर्टेंट रोल है वो उनके फ्लावर और फ्लावर के अंदर जो सुगंध है उसी से रिलेटेड रहता है। कहीं कहीं पर बाहर के फॉरेन के कुछ केवड़े के हाइब्रिड पौधे भी मिलते हैं पर अभी उसका रिजल्ट कैसा है वो मुझे नहीं पता है। तो अगर एक बार आप बता सकते हैं कि भाई आपका देसी वाला केवड़े का पौधा है या कौन सा है तो हम ज्यादा उसमें प्रकाश डाल सकते हैं। जी। अगला सवाल है, व्हाट इज द बेस्ट वे फॉर अ स्मॉल फार्मर टू स्टोर वाटर इन हिज फार्म? जी, देखिए, अलग अलग वाटर हार्वेस्टिंग के सिस्टम है। एक तो अगर छोटा फार्मर है तो वो वाटर हार्वेस्टिंग ना करके वाटर रिचार्जिंग कर सकते हैं अपने खेत में जहां पर नीचे की तरफ पानी जाता है वहां पर 1 फीट गहरा, 3 फीट चौड़ा और 8-10 फीट लंबा ऐसा खड्डा कर दे। पूरे जहां पर स्लोब है और स्लोब के आखिर में जो जमीन आती है वहां पर वो 3 फीट के अंदर ऐसे खड्डे बना दे और उन खड्डों के अंदर जो पानी वाले पौधे हैं जैसे अड़वी हो गई, बनाना हो गई, वो सब वो खड्डों के अंदर बो दे।
किनारी के ऊपर पपीता और ये सारी चीजें लगा दे और इसके अलावा दूसरे फ्रूट प्लांट लगा दे, तो उनका वाटर रिचार्जिंग भी होगा, और खेत में से जितना भी न्यूट्रिशन और या जो लाइव सोल जो मिट्टी है वो बह के आती है, वो सारे वो खड्डों में हो जाएगी। तो वहां से उनको आमदनी भी हो जाएगी। ये एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम है। दूसरा सिस्टम, पॉन्ड लाइनर से भी आप एक छोटा सा पॉन्ड बना सकते हैं खेत के आखिर में। तो उसके लिए अलग अलग सिस्टम है। या तो आप पॉन्ड के अंदर आपके एरिया में अगर व्हाइट वाली या पीली वाली जो चिकनी मिट्टी आती है, जिसको कहीं कहीं पर मेट बोलते हैं, कहीं पर चिकनी मिट्टी बोलते हैं, जो मकान बनाने में काम आती है। तो बड़ा सा मतलब कि आपकी जितनी भी सॉइल है उसका 5% एरिया, सबसे नीचे वाला स्लोब है वहां पर 5% एरिया में जब तक पत्थर नहीं आ जाता है तब तक उसको बड़ा खड्डा करना है। खड्डा करने के बाद ये चिकनी मिट्टी से पूरा लेयरिंग कर देना है। तो आपका जो पानी है उसमें स्टोर रहेगा और आप पंपिंग से उसको ले सकते हैं। तो ये भी हो सकता है, या फिर उसके अंदर अगर आप थोड़ा खर्चा कर सकते हो तो पॉन्ड लाइनर डाल के भी आप पानी का जो है वो स्टोरेज कर सकते हो। एक्चुअल में वाटर हार्वेस्टिंग या वाटर स्टोरेज के लिए काफी पद्धतियां हैं, पर एक्चुअल में आपकी सिचुएशन क्या है, आप कौन से एरिया में हो, उसके हिसाब से उनका पूरा डिजाइनिंग होता है और उनके हिसाब से पूरा प्लानिंग होता है। क्योंकि आपका खेत छोटा है, पर कई बार कैसा होता है कि ऊपर 10 खेत का पानी आपके खेत में आ रहा है। तो कैचमेंट एरिया बड़ा है और आपका खेत छोटा है, तो उसके लिए अलग डिजाइन रहेगी। या फिर आपके खेत का पानी आपके खेत में बहुत कम आ रहा है और दूसरों के खेत में जा रहा है, तो उसके लिए भी डिजाइनिंग अलग रहेगा। तो अगर सिचुएशन का हमें पता चले कि एक्चुअल क्या सिचुएशन है, तो उस हिसाब से हम जो है उनका बेस्ट वे में जो है ऑप्शन दे सकते हैं। नेक्स्ट। अ, केले के पत्ते और नारियल के पेड़ के पत्ते ब्राउन और ब्लैक हो जा रहे हैं, तो उसका क्या करें? देखिए, केले के पत्ते ब्राउन और ब्लैक हो रहे हैं, तो उसके अंदर जो है वो फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। क्योंकि अभी बहुत ज्यादा बारिश हुई है और अभी जो एनवायरनमेंट था वो फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं था किसी भी प्लांट के लिए। तो उसके अंदर अगर आप जमीन के ऊपर अच्छी तरह से मल्च रखते हो, मैंने पहले भी बताया है कि सारे मर्ज की एक ही दवा है, जमीन के ऊपर जितना हो सके उतना आप हेवी मल्च करके रखिए। अगर हेवी मल्च करके रखेंगे तो ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी अगर टेम्पररी प्रॉब्लम आया है तो आप एक काम कीजिए, 15 लीटर पानी के अंदर 15 ml विनेगार या फिर 10 ml 10 ग्राम साइट्रिक एसिड डाल के आप पेड़ों के ऊपर एक बार अभी और एक हफ्ते के बाद 2 बार आप स्प्रे कर दो। तो उससे नए पत्तों के ऊपर जो है वो ये सारे ट्रेस आना बंद हो जाएंगे। अच्छा। सीताफल के पेड़ में बड़े फल चाहिए, सीताफल के, तो उसके लिए क्या करना है? देखिए, सीताफल ऐसा पौधा है कि जिसके अंदर पूरे साल का जो स्टोरेज होता है वो फ्रूट में कन्वर्ट होता है। तो उसके लिए जैसे ही आपका हार्वेस्टिंग खत्म हो जाता है, हार्वेस्टिंग खत्म होते ही आप उसको देसी खाद दे दीजिए और हेवी मल्चिंग कर दीजिए, और पूरे साल उसके ऊपर हेवी मल्चिंग रखिए। दूसरा क्या होता है कि कस्टर्ड एप्पल ऐसी वेराइटी है जिसमें 2 साल से ज्यादा पुरानी टहनी है या 2 साल की टहनी है, उसके ऊपर ही फ्रूट सेट होता है। और जितनी मोटी टहनी है उसके ऊपर फ्रूट सेट आएगा उतना फ्रूट सेट बड़ा होगा, मतलब कि फ्रूट बड़ा आएगा। तो आपकी टहनियाँ जितने साल पुरानी होगी और जितनी हेल्दी होगी उतना फ्रूट बड़ा होगा। तो उसके लिए आपको ईयर टू ईयर प्लानिंग करके आगे बढ़ना पड़ेगा, तो आप उसके अंदर जो है वो बड़े फ्रूट ले पाएंगे। अ, जगदीश पटेल जी का सवाल है कि उनका एक 100 एकर्स का लैंड है जिसमें उन्होंने मैंगो, इरांडी, ग्राउंडनट, कपास, चना उगाया है। अब उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग में शिफ्ट करना है, तो वो कंफ्यूज है कि कौन सा बेस्ट टाइप है
जीरो बजट फार्मिंग की HDPE ट्यूब सिस्टम, गोपाल भाई गौ कृपा अमृतम, उस पे उनको गाइडेंस चाहिए। देखिए, एक्चुअल में अगर आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग में जाना है तो आप या तो नेचुको फार्मिंग जो है उसको स्टडी कीजिए, या फिर आप पर्माकल्चर स्टडी कीजिए। क्योंकि ये दो चीजें ऐसी है जिसके अंदर एक बार आपकी डिजाइन तैयार हो गई और एक बार आपका फार्म रन हो गया, उसके बाद पीछे जो है ये बनाओ वो बनाओ, ये करो वो करो, ये चाहिए वो सारे जो है चीजें निकल जाएगी। अगर बड़ा फार्म है और आपके पास कितने लेबर है, आपके पास पानी की अवेलेबिलिटी क्या है, आपकी कौन से एरिया में जगह है, उसके हिसाब से जो है वो बेस्ट प्लानिंग हो सकता है। एक बार ऐसा है तो आप पर्सनल में मंजूश्री दीदी से बात कीजिए, तो हम आपको अच्छी तरह से गाइडेंस दे के आपको परफेक्ट आपके एरिया के हिसाब से, आपके खेत के हिसाब से और आपकी मिट्टी और पानी के हिसाब से कौन से क्रॉप करने चाहिए, किस तरह से करने चाहिए, वो सारी चीजें हम बता देंगे। मैंगो के लिए मैं आपको बता देता हूं कि मैंगो में 3 बार प्रूनिंग आता है। एक बार जब आपका मैंगो उतर जाता है तब अननेसेसरी जितनी टहनियां हैं वो निकालनी होती है। दूसरा प्रूनिंग जो है अ, वो आता है आपका जब नई सूट निकलती है तो उसके अंदर एक ही सूट में से 4 5 6 सूट निकल जाती है, तो उसमें से सबसे पावरफुल वाली और सबसे कमजोर वाली टहनियां निकल के 2 या 3 टहनियां रखनी होती है। ये दूसरा प्रूनिंग होता है। और तीसरा जो मोर आता है, जब उसके फ्लावर आते हैं, तब फ्लावर के टाइम भी अगर आप पिंचिंग कर सको तो भी वो प्रूनिंग होता है। ये 3 प्रूनिंग होते हैं। अगर आपके पेड़ बहुत साल पुराने हैं तो उसमें टहनी पे या थड़ के ऊपर रिंग वाला प्रूनिंग भी होता है। तो आपकी क्या सिचुएशन और ये इन सारी चीजों को आप बताओगे तो उसके हिसाब से हम आपको बेस्ट वे में बता पाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए और आपके लिए वहां पर क्या चीज बेस्ट है। अगला सवाल है, हाउ डक एंड हेन्स आर यूजफुल फॉर फार्मिंग। वो छोटे पत्तों को खा जाते हैं या वेजिटेबल्स को खा जाते हैं, और सॉइल में रिंग्स बना देते हैं। तो ये यूजफुल कैसे हो रहा है फार्मिंग? देखिए, डग्स और जो हैन है वो कुछ एक पत्तों को खाएंगे, पर अगर आपका सफिशियंट फार्म है तो वहां पर वो कीड़ों को अच्छी तरह से कंट्रोल करेंगे। इसके अलावा वो जो है वो हल्की हल्की गुड़ाई का काम करेंगे। इसके अलावा उनकी जो विष्ठा गिरेगी तो उससे वहां पर फायदा मिलेगा। मतलब कि हर एक के अपने अपने बेनिफिट होते हैं। जैसे कि हैन है और आपके वहां पर गाय और ये सब है, तो वो गायों को जो है वो सफाई का काम करते हैं। वो कोई भी जो कीड़े हैं, मक्खी है, मच्छर है, या पर जो हम इतेड़ी बोलते हैं या दूसरे सकिंग पेस्ट बोलते हैं, तो वो सारे सकिंग पेस्ट है वो उनकी बॉडी में से चुन चुन के खा जाएंगी हैन। इसके अलावा आसपास में जो ज्यादा कीड़े हो जाते हैं, ओवर कीड़े, तो उनको भी कंट्रोल करता है। डक है वो आपके खेत में जितना भी घास उगेगा तो उस घास का जो ऊपर का जो टीप है वो प्रून करते रहेंगे, तो आपका घास कभी भी बड़ा नहीं होने देंगे। तो एक प्रकार से वो घास को कंट्रोल करके रखने का काम करते हैं। तो आपको उसको डिजाइनिंग करना पड़ेगा और आपको उसको ट्रेन करना पड़ेगा। आप जब उसको बेस्ट प्लानिंग के साथ अप्लाई करेंगे तो उसका बेस्ट रिजल्ट जो है वो आप ले पाएंगे। अच्छा, लोबिया और ग्राउंड नट किस समय सोइंग किया जाता है? देखिए, ग्राउंडनट जो है वो बारिश के मौसम में सोइंग किया जाता है। और लोबिया जो है, जिसको हम लोग में भी चना, उसको सर्दी के मौसम में डाला जाता है। आलू और अरबी को सोइंग के बाद कितने टाइम बाद अ, निकाला जा सकता है? हाँ। देखिए, अरबी का टाइम होता है वो 5 से 6 महीने का होता है। 5 से 6 महीने में उसकी नीचे जो गांठ है वो तैयार हो जाती है। जबकि आलू अलग अलग वैरायटी के हिसाब से 4 महीने से लेके 5 महीने की अलग अलग वैरायटी आती है।
और सर्दी के मौसम में अभी आलू बोने का टाइम हो रहा है। अभी आप आलू डालोगे तो आपका आलू जो है वो दूसरे महीने में निकल कर आ जाएगा। जी। जी। papaya, about how much time papaya starts fruiting and what nutrients be given to it? देखिए, पपैया जो है वो 6 महीने के बाद फ्लावरिंग स्टार्ट होता है उनका। और तकरीबन फ्लावरिंग के बाद वो 8 से 9 महीने में मेच्योरिटी पे फ्रूट आता है। पर वो आपकी वैरायटी के ऊपर है कि आपके पास कौन सी वैरायटी है। न्यूट्रिशन की बात की जाए तो उनको एक पपीते का पेड़ है, उसके अंदर 50 kg तक पपीते इजीली अवेलेबल हो सकते हैं, अगर थोड़ी अच्छी फर्टाइल सॉइल है और अच्छी केयर है तो। पर उसके लिए आपको कम से कम पर प्लांट जो है वो 20 किलो देसी खाद देना पड़ेगा। या फिर आप रेगुलर वहां पर मल्चिंग रखते हैं, 3 से 4 इंच मोटा मल्चिंग, और 5 फीट के सराउंडिंग एरिया में अगर आप मल्चिंग रखते हो तो उसको कोई स्पेशल केयर करने की जरूरत नहीं है। बाद में आप महीने में एक दफे अमृत जल है या कोई भी लिक्विड मैन्योर है वो आप देते रहेंगे तो भी आपका काम बढ़िया से होगा। बस पपीता में एक ध्यान रखना है कि ओवर वाटरिंग से उसकी इल्ड पे भी इफेक्ट आती है और पपीता गिर जाता है। तो ओवर वाटरिंग नहीं होना चाहिए, और जब उसके ऊपर 40-50 किलो के आसपास फ्रूट लग जाए तो फिर उसको सपोर्ट की जरूरत रहती है। तो उसको आपको सपोर्ट प्रोवाइड करवाना है। जी। हाँ। अ, ये है शोभा जैन जी का सवाल कि इनके पास दो केले के प्लांट्स थे 24 इंच ग्रो बैग्स में टेरेस पे। तो ये कितने समय बाद फ्रूटिंग होगा इसमें? देखिए, पहले तो आपके पास कौन सी वैरायटी है वो इम्पोर्टेंट है। देसी इलायची केला है तो उसमें जो मेच्योरिटी है, फ्लावरिंग की मेच्योर मतलब कि फ्लावरिंग आने का टाइम है वो 13 महीने का है, 11 से 13 महीने का। रेड केला है तो रेड केला कभी कभी हमारे यहाँ जो 15 से 18 महीने तक ले लेता है। और अगर आपके पास G9 वेराइटी या हाइब्रिड वेराइटी है तो वो 9वें महीने में जो है वो फ्लावरिंग ले लेगी। तो आपके पास कौन सी वेराइटी का केला है उस हिसाब से वो फ्लावरिंग जो है वो सेट करता है। अच्छा। इन्हीं का सवाल है कि इनके पास बेर या इंडियन जुजुबे 24 इंच पॉट्स में है, अ, और उसमें फल आए हैं, पर इसमें क्या न्यूट्रिएंट्स देने पड़ेंगे? देखिए, आप उसके अंदर पोटास और सल्फर वाली मात्रा ज्यादा रखिए और नाइट्रोजन थोड़ा कम रखिए। क्योंकि अगर नाइट्रोजन बढ़ेगा तो फ्रूट फ्लाई आने का चांसेस है। और फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए जब आपके फ्रूट जो है वो फुल साइज हो जाए और ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर आ जाए, तब आपको उसके अंदर बायो एंजाइम डालना है, स्प्रे करना है, या नीम ऑयल का स्प्रे करना है, या फिर कोई भी बायो पेस्टिसाइड है, चाहे वो बवेरिया, मेटाराइजियम, वर्टिसिलियम, उनका आपको हर हफ्ते में एक बार आपको स्प्रे देना है, ताकि फ्रूट फ्लाई है जो वो आपके फ्रूट से दूर रहे। तो बढ़िया तरीके से आपको फ्रूट मिलेंगे उसमें। अ, एक सवाल है, हाउ टू गेट रिड ऑफ मीली बग? देखिए, मिलीबग के लिए बहुत इजी है। आप कोई भी, अगर चावल का पानी है तो 1 हफ्ते फर्मेंट किया हुआ चावल का पानी ले लीजिए, या विनागर ले लीजिए, या साइट्रिक एसिड ले लीजिए। कोई भी चीज इनमें से लेके आपको जो है वो 1 लीटर के अंदर 1 ml डालना है। अगर फर्मेंटेड आपका चावल का पानी है तो 1 लीटर में आपको 10 ml डालना है। विनेगर या साइट्रिक एसिड है तो 1 लीटर 1 ml या 1 ग्राम डालना है। और 4-4 दिन में 3 बार स्प्रे करना है। क्योंकि पहली बार स्प्रे करोगे तो उसकी मदर वहां से भागेगी, पर मदर के नीचे बच्चे होते हैं तो वो आपके पूरे पौधों में फैलेंगे। दोबारा जब आप स्प्रे करोगे तो उसके ऊपर का जो वैक्स कोटिंग है वो टूटेगा। तो वैक्स कोटिंग टूटने के कारण उसके ऊपर अगर सनलाइट आएगी तो वो वहां से भागेंगे। तो 4-4 दिन में अगर आप 3 बार स्प्रे करते हो इनमें से किसी भी चीज का, तो बढ़िया तरीके से आपको कंट्रोल मिलेगा।
गोभी के प्लांट्स के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए? देखिए, अगर टेरेस गार्डनिंग में आपका गोभी है तो एक तो आपका जो मिट्टी है वो कम से कम 1 फीट की गहराई होनी चाहिए, और 2 प्लांट के बीच में आप 1 फीट की जगह रखिए तो वो सफिशियंट जगह है। उससे ज्यादा जगह की जरूरत नहीं है उसको, चाहे वो पत्ता गोभी हो या फूल गोभी हो। अ, वीना राज जी का सवाल है। सर, आई हैव अ फार्म। इनका फार्म है जिसमें लौकी और पंपकिन है। लौकी छोटी छोटी ही कली होकर खराब हो जाती है, मुश्किल से एक या दो ही फल मिलते हैं, तो क्या करना चाहिए? देखिए, अभी ओवर वाटर की वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। और दूसरा, आपकी लौकी जो है वो जमीन पे नहीं होनी चाहिए, वो मंडप पे होनी चाहिए, या फिर लौकी के लिए स्पेशली आप जो है वो केस्टर जो है, एरंडा बोलते हैं, अंडी, उसके पौधे लगा दीजिए। और उसके ऊपर अगर आप क्रीपर चढ़ाते हो तो लौकी की मात्रा ज्यादा आएगी। अभी आपका जो लौकी है उसका जहां पर तना है उसके आसपास आप हेवी मल्चिंग कर दीजिए, और हो सके तो एक बार आप वहां पर थोड़ा अमृत जल दे दीजिए, तो उसमें सीधे ही जो है वो फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, उसके अंदर जो है वो तीन या नई जो टहनी होती है उसमें 3 या 4 जो है वो फीमेल फ्लावर आते हैं। उसके बाद लंबी डंडी के ऊपर मेल फ्लावर आना चालू हो जाते हैं। तो जैसे ही आपके 4 मेल फ्लावर दिखे तो आगे से आप पिंचिंग कर दो, तो आपको जो है वो लौकी बहुत ही ज्यादा मात्रा में मिलेगी। मंडे को मैं अपने खेत पे जाऊंगा, तब लौकी का एक ही पौधा है जो तकरीबन 30 मीटर में फैला हुआ है। उसका मैं एक फोटो फोटो और वीडियो जो है वो ग्रुप में डाल दूंगा। तो आप देखना कि भाई मैंने कचरे के ढेर के ऊपर जो लौकी लगाई है उसमें हर हफ्ते मुझे कम से कम 15 से 20 लौकी मिल रही है। अगला सवाल है, हाउ टू गेट रिड ऑफ स्लग्स इन द गार्डन? देखिए, स्लग के लिए एक तो आप एप्सम सॉल्ट डाल सकते हैं कि शाम के टाइम आपको आपका जो गार्डन है उसके अंदर एप्सम सॉल्ट डालना है। दूसरा, अगर आपके पास आसपास में केला है तो केले के तने का एक टुकड़ा काट के आप वहां पर रख दीजिए शाम को। तो 6-7 बजे के बाद सारे स्लग जो है वो केले के तने के पास आना चालू हो जाएंगे। रात को 10-11 बजे सारे स्लग वहां पर आ जाएंगे। ऐसा आप 1 हफ्ते तक करेंगे तो 1 हफ्ते के अंदर आपके गार्डन में जितने भी स्लग है वो केले के तने के पास आ जाएगा, और वो टुकड़ा आप पॉलीथीन बैग में डाल के बाहर फेंक आइए, तो स्लग जो है वो अपने आप कंट्रोल हो जाएंगे। अगला सवाल है, कैबेज और कॉलीफ्लावर के पौधों में क्या मैन्योर लगेगा और कितने टाइम इंटरवल में देना है? देखिए, एक्चुअल में गोभी फ्लावर या पत्ता गोभी या फूल गोभी जो है उनको जब आप सोइंग करते हो तब पर प्लांट आपको 300 से 400 ग्राम जो है वो ऑर्गेनिक मैन्योर देना होता है। और उसके बाद आप मल्चिंग कर दोगे तो काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई पत्ता गोभी या फूल गोभी जो है वो बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास केले का छिलका अगर मिलता है तो आप हर एक पौधे के लिए महीने में एक दफे 3 या 4 केले के छिलके आप दबा दीजिए। या फिर केले का जो डंडल आता है वो आप डंडल भी वेंडर के पास फालतू होता है तो वो लेके आप उसके पास दबा देंगे तो भी उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अगर वो नहीं है तो आप हवन की राख डाल सकते हैं या आप चूल्हे की राख डाल सकते हैं, क्योंकि उसका सल्फर और पोटास का रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो अगर आप उसको सल्फर और पोटास अच्छे से देंगे तो उसका विकास भी अच्छा होगा, और उसमें पेस्ट भी बहुत कम आएंगे। अ, अगला सवाल है, सरसों की खाली गोबर खाद गुड़ पानी को 4 से 5 दिन रखने के बाद फ्लावरिंग प्लांट्स में देना है या फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी दे सकते हैं? आप वो सब में दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप फ्लावरिंग प्लांट में दो। आप किसी भी प्लांट में उसको दे सकते हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि इसको दे और इसको न दे।
ऑलमोस्ट सारे सवाल हो गए हैं। किसी और के कुछ सवाल है तो वो चैट में लिख सकते हैं अभी। मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ गिविंग सरसों की खली? और वो देखिए नाइट्रोजन सर, देता है या क्या देता है? देखिए सरसों की खली में सबसे ज्यादा आपको नाइट्रोजन मिलता है। पर कोई भी खली है तो उसके अंदर जो है वो सारे दूसरे मिक्स एलिमेंट पाए जाते हैं। तो कोई भी अगर आप खली देते हो तो उसके अंदर सारे प्रकार के जो एलिमेंट्स है, खासकर के माइक्रो एलिमेंट और फास्फोरस पोटास, उसकी मात्रा कम ज्यादा रहती है। तो खली देने से ये प्रॉब्लम आपका जो है वो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपको कॉन्सेंट्रेट मात्रा के अंदर जो है वो सारे न्यूट्रिशन जो है वो अवेलेबल होते हैं। जी हितेश भाई, स्नेक रिपेलेंट के लिए कोई प्लांट्स होते हैं? हाँ, देखिए स्नेक के लिए अपना स्नेक प्लांट है, वो भी आता है। इसके अलावा जो भी स्मेल वाले सिट्रेनोला है तो सिट्रेनोला भी आपका चलेगा। ये इसके यानी अलावा कि दूसरे ये स्नेक प्लांट? हाँ यही बात, हाँ यही स्नेक प्लांट है। ओके। जी। ये तो इंडोर प्लांट और है ना सर? हाँ इंडोर प्लांट है तो बगीचा में तो आप छांव में तो इसको भी लगा सकते हैं। अच्छा, ओके। जी। और इसके अलावा पांच छह और भी पौधे आते हैं अलग अलग। हम्म। वो पौधे भी आप स्नेक रिपेलेंट के लिए लगा सकते हो। ओके, ओके। और एक और चीज अभी जस्ट रियलाइज हुई कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो रिपीटेडली बहुत होते हैं ना, जैसे आपने इली का मेरे हिसाब से 8-10 बार कह दिया। तो आपकी किताब और ऐसे फ्रीक्वेंट क्यूएनए अगर हम पूछेंगे, लिख लेंगे, तो उसका लाभ होगा सभी को। और वो भी हो सकता है। और अपना यूट्यूब चैनल जो आप यूट्यूब पे डाल रहे हैं तो सबको बताइए कि भाई आप यूट्यूब वाले आगे के वीडियो देखिए सब। हाँ, तो उससे कर भी काफी सकते हैं। क्वेश्चन उनके क्लियर हो जाएंगे। जी। और किताब भी, हितेश भाई की जो किताब है 70-80% हो चुकी है ऑलमोस्ट। एंडिंग का एक जी। 10-20% बाकी है। और सुमेधा बेटा, एक और क्वेश्चन है, चैट में ले लो। सुमेधा, अनम्यूट कर लो बेटा। ओ, सॉरी सॉरी। हाँ। हाँ, क्या मल्चिंग के तौर पर बैम्बू लीव्स यूज कर सकते हैं क्या? हाँ बढ़िया है। बेम्बू लीव्स के अंदर सिलिकॉन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो आप बेम्बू लीव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वो आपको बढ़िया रिजल्ट देंगे। आपको बेम्बू लीव्स का अगर मल्चिंग के तौर पे इस्तेमाल करना है तो आप 4 से लेके 6 इंच मोटा मल्चिंग कर सकते हैं। यस। जी। बढ़िया। तो आज सुमेधा ने पहली बार ये लिया 17, तो काफी अच्छा। आपके किसी के क्वेश्चंस है आप तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख लीजिए, हमारे पास एंडिंग के 5 मिनट है। और मैम, सुमेधा दो की, जन ने हैंड रेज किया है। हाँ वही तो, चैट बॉक्स में प्लीज लिख लीजिए ताकि हम लोग इसको जस्टिस कर सके। एंड सुमेधा की मम्मी एक्चुअली शशि जी, ये 4 साल पहले जुड़े थे। उनकी बेटी है, ये कॉलेज में सीख रही है। पर आई थिंक ध्यान के अंदर ये बहुत रेगुलर है और सारे सत्रों में भी बहुत रेगुलर है। अच्छा काम कर रही है। एक और है यहाँ पे, लुलुआ जी ने बताया है सर्पगंधा, तो ये भी कुछ होता है? सर्पगंधा। right? जी हाँ, सर्पगंधा का पौधा आता है। छोटा पौधा है, 3 से 5 फीट तक का उसकी हाइट होती है। और उसके अंदर रेड और ब्लैक कलर के सीड आते हैं। ये बहुत ही जहरीला पौधा है। पर उनके फ्रूट जो है वो बहुत ही आकर्षक होते हैं। मतलब कि फ्रूट देख के आपको ऐसा लगे कि छोटा वाला टमाटर लगा हुआ है। बिल्कुल छोटे बेर जितने, हाँ देसी बेर जितने छोटे फ्रूट होते हैं। हाँ पर हाँ। वो बहुत ही जहरीला होता है। और इसी वजह से उसका नाम सर्पगंधा पड़ा है। पर उसकी स्मेल ऐसी होती है कि जिसकी वजह से जो है वो सर्प आसपास में नहीं आता। अच्छा, पर सर्प जहरीला है और फिर भी वो इस जहरीले पेड़ से भी दूर रहता है, ऐसा भी है? जी जी। हाँ जी। अच्छा। अर्पित जी पूछ रहे हैं आपकी किताब है, ये कब होगी, आएगी? बस अब तो पूरा तैयार हो चुका है सब। अब तो दीदी एक बार उसको राइटअप कर दे, उसकी इंतजार में है। तो एक बार उनका राइटअप कंप्लीट हो जाए और मैं एक बार उनको पढ़ लूँ
बस आई तो थिंक शायद लास्ट, दीपावली के बाद तुरंत ही आ जाएगी। या आई थिंक होपफुली यस होना चाहिए। 2 साल हो गए अभी इस हाँ पे काम चल रहा हाँ है, जी। तो शायद से अभी लास्ट 10% होपफुली। एंड या, तो सुमेधा यू कैन टेक द हाँ, क्वेश्चन। मेरे स्टार फ्रूट में फूल तो बहुत आते हैं बट फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होते, सब गिर जाते हैं, तो इसका क्या करें? देखिए आप उनको पोटास और सल्फर दीजिए। तो मैंने लहसुन और प्याज वाला जो बोला था इसे अगले सेशन में, तो लहसुन और प्याज वाला पानी का आप स्प्रे कीजिए और जमीन में दीजिए। इसके अलावा केले के छिलके या केले का डंडल वो नीचे डालिए और अच्छी तरीके से मल्च कीजिए। इतना अगर आप काम करेंगे तो अगले साल से आपके स्टार फ्रूट में जो है वो फ्रूट आना चालू हो जाएंगे। एक और सवाल है, विच इज द बेस्ट मटेरियल फॉर मल्चिंग? देखिए जो आपके आसपास मुफ्त में मिले और जो इजीली अवेलेबल हो वही बेस्ट मटेरियल है। क्योंकि हम जो है वो कचरा प्रबंधन कर रहे हैं, तो हमें अपने आसपास लोगों को जो कचरा लग रहा है या लोगों का जो हेडेक है वही हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो उसमें कोई ऐसा थंब रूल नहीं है कि यही चीज इस्तेमाल करनी है। आपको इजीली अवेलेबल हो, मुफ्त में मिले, उसके लिए ना ज्यादा मैन पावर लगे और ना ज्यादा एनर्जी खर्च हो, वो जो चीज आपको मिल जाए उसका आपको मल्चिंग करना है बस। इसी से आप अखबार रिलेटेड के गोले क्वेश्चन। बनाकर भी कर सकते हैं। अच्छा, जी इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन था, एक नेचुरल फार्मिंग के बारे में, वो आपने बताया, जो ग्रुप में पूछा भी जी था, बताया मैंने। हो गया ना? हाँ मैंने उनको बताया कि भाई आप पर्माकल्चर और नेचियो फार्मिंग या जो अमृत कृषि है वो सर्च कीजिए और थोड़ा पढ़िए आप, और हाँ उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। जी। और आपने जो क्लास में बताया था ना फर्स्ट डे, जो नेचुरल फार्मिंग के बारे में बताया था, उसका इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस, नीड, तो उतना दो हाँ मिनट का वीडियो भी मैंने पोस्ट कर दिया है। जी। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेधा। एक है, हाउ कैन वी यूज कोकोनट कॉयर फॉर मल्चिंग? हाँ आप इस्तेमाल कर सकते हो। आपका जो भी कोकोनट का कोर है उसको 2 टुकड़ों में या 3 टुकड़ों में काट के आपको उल्टा दबा देना है जमीन के ऊपर, बस। जी। ओके। मेरे गार्डन में ग्रास बहुत होती है, वो कट करके हम मल्चिंग में कैसे यूज कर सकते हैं? देखिए आपको हरी घास है वो सिर्फ कट ही करनी है। ऊपर ऊपर से आप कट करके उसको डालते रहिए। तो जैसे जैसे आप ऊपर उसे कट करके घास डालते रहेंगे तो धीमे धीमे नीचे से घास कम होना चालू हो जाएगी, और वहां पर जो माइक्रोबायल एक्टिविटी है वो एज इट इज रहेगी। खास ध्यान ये रखना है कि आपको घास को काटना है, आपको घास को उखाड़ना नहीं है, बस। जी। एक है, साइज ऑफ पॉट फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर? देखिए वो तो मैंने पहले ही बताया कि आपका जो एरिया है उसका 5% होना चाहिए। जितना कैचमेंट एरिया है और जहां से मतलब कि आपके खेत में से आ रहा है तो आपका खेत का 5%, पर ऊपर के 5 या 10 खेत है, तो उन 5 या 10 खेत का 5% जो होता है सरफेस एरिया, उस सरफेस एरिया के हिसाब से आपको 5% लेके ये काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमला ट्री इन फार्म इज नॉट गिविंग फ्रूट, व्हाट टू डू? देखिए अगर आंवले को आपने बारिश के मौसम के बाद पानी दिया या फिर आसपास में कोई ऐसा पेड़ है जिसको पूरे साल पानी देना होता है, तो आंवले में कभी भी फ्रूटिंग नहीं आएगा। क्योंकि ये पौधा जो आंवला है, कस्टर्ड एप्पल है, ये सारे ऐसे पौधे हैं, बेर है, कि बारिश के पानी के बाद जब तक उसका फ्रूटिंग चल रहा है तब तक आप उसको पानी दीजिए। उसके बाद उसको कम से कम 6 महीना कंप्लीट रेस्ट चाहिए। अगर आप उसको कंप्लीट रेस्ट नहीं देंगे तो जैसे ही पानी मिलेगा तो ऑफ सीजन के अंदर उसमें फ्लावरिंग आ जाएगा और फ्लावरिंग ड्रॉप हो जाएगा, और उसके बाद उसमें फ्रूट नहीं लगेगा। ज्यादा पानी देना भी हानिकारक है। हाँ यस, एक लास्ट एक क्वेश्चन सवाल लेते है, हैं। हाँ,
मेरे गोभी के सीड से सैपलिंग्स नहीं बनते हैं, क्या करें? देखिए, एक तो आप अपना जो गोभी जो है उनको सीड के लिए आप कंप्लीट कंपोस्ट के अंदर डालिए। और अगर नहीं बन रहा है तो आप एक काम कीजिए, आप फुल कंपोस्ट की जगह 70% जो कंपोस्ट हुआ मटेरियल है वो आप इस्तेमाल कीजिए। तो उसकी गर्मी से जो है वो सीड अच्छी तरह से झड़प से ग्रो हो जाएंगे। या फिर आप उसको अमृत जल है जो 100% डाइल्यूट किया हुआ अमृत जल है उसके अंदर 2 या 3 घंटे भिगोइए। और भिगोने के बाद आप उसको सीड को डालिए, तो आपके सीड जो है वो जर्मिनेट हो जाएंगे। बढ़िया। सो लेस देन अ मिनट रिमेनिंग। सुमेधा, प्रार्थना ले लो बेटा। प्रार्थना से हाँ समाप्ति मैम। करते हैं। सभी लोग दोनों हाथ जोड़ लीजिए, आंख कोमलता से